हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए वेलोसिटी की फॉर्मूला बनाई, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला बनाई। आपको याद होगा कि जब डिस्प्लेसमेंट x ऑफ t इक्वल टू हम लिख सकते हैं a cos ओमेगा t प्लस फाइव, इसका अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो वेलोसिटी की भी फॉर्मूला बन सकती है। हमारा आंसर कुछ ऐसा मिला था, माइनस ए ओमेगा, कॉस का हो गया था माइनस साइन, इसीलिए राइट। एंड उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ऐसा भी लिखा, इज इक्वल टू आप लिख सकते हो प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ये भी फॉर्म बन रहा था। देन एक्सेलरेशन की भी फॉर्मूला हमने बनाई, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करके आप निकाल सकते हो आपका आंसर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन का हो जाएगा कॉस, राइट। तो ये हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज थी, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ी है। और उसके अकॉर्डिंग जो है हमने जब x इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी जो थी वो मैक्सिमम वहाँ पर मिल रही थी, और x इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए पर 0 मिल रही थी। और इसी तरह अब एक्सेलरेशन की भी हम बात करें तो जब x इक्वल टू 0 था तो a भी 0 था, x इक्वल टू प्लस ए था तो a नेगेटिव था, राइट। और x इक्वल टू माइनस ए था तब a मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिल रहा था। इतनी चीज़ें आपको याद होंगी। अब आज हम इसके बाद बात करने वाले हैं फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोर्स लॉ की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट आपने ये चीज़ आपको याद होगी कि एक्सेलरेशन की ये जो फॉर्मूला है उसमें हम a cos ओमेगा t प्लस फाइव की जगह पर x लिखे तो इसको हम माइनस ओमेगा स्क्वायर x ऑफ t भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन की हमारे पास ऑलरेडी ये वाली फॉर्मूला है। अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m इंटू a दैट विल बी फोर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है जो ऑलरेडी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन की फॉर्मूला थी, उसकी हेल्प लेके हम ये वाला इक्वेशन बना सकते हैं। अब और एक चीज़ हम जानते हैं कि फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स उस पर जो लगता है वो फोर्स ऑलवेज कैसा होता है, तो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और किस तरफ होता है तो मीन पोजीशन की तरफ होता है, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स एंड वी कैन राइट इज F इक्वल टू माइनस के एक्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पर K है उसको हम जो कांस्टेंट है ये, और ये जो फोर्स है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी ले सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन फोर्स की बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ दोनों साइड m से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ m लिखना रह गया है, तो ध्यान रखना, ओके। तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑफ टी इक्वल टू मेरा आंसर मिला माइनस के एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी कैंसिल आउट करो, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर ऐसा बन गया k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, और वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। स्क्वायर रूट निकालोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m, और ओमेगा इक्वल टू हम जानते हैं 2 पाई बाई टी। तो इसकी हेल्प लेके आप टाइम पीरियड t की फॉर्मूला बनाओगे तो आपकी फॉर्मूला ऐसी बनेगी 2 पाई अंडर रूट k बाय m। देखो 2 पाई, सॉरी ये ऊपर जाएगा तो m बाई k हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके पास टाइम पीरियड t इक्वल टू ये वाली फॉर्मूला बन रही है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर ये आपके पास एक नया इक्वेशन बन गया, और ये जो है हमने फोर्स लॉ की बात की, मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए एक्सेलरेशन की ये वाली फॉर्मूला थी, उससे हमने फोर्स की फॉर्मूला निकाली। सेकेंड चीज़ है सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑलवेज जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, राइट। इसीलिए हम उसकी हेल्प लेके हमने जो इक्वेशन बनाया उस दोनों को कंपेयर करके हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, मतलब k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाई टी रख सकते हैं, तो जो टाइम पीरियड है t उसकी भी हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं कह सकती हूँ कि अगर आपके पास x की फॉर्मूला है उसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको m से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो आप जो है वो फोर्स लॉ यहाँ से जो है वो प्रूव कर सकते हैं। उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा पॉसिबल है मतलब कि आपके पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है या फिर फोर्स लॉ है, फोर्स लॉ मतलब F इक्वल टू m
तो एक्सेलरेशन की आपके पास ये वाली फॉर्मूला है, तो यहाँ पर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे एक्सेलरेशन का, तो इंटीग्रेशन और आप जानते हैं डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का डिफरेंशिएशन करके आप फोर्स तक पहुँच सकते हैं, तो फोर्स का इंटीग्रेशन करके आप डिस्प्लेसमेंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत अभी लग नहीं रही मुझे, लेकिन ये चीज़ जो समझानी थी मुझे पर्टिकुलर प्रॉपर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि जो भी ऑसिलेटर हैं जिनमें फोर्स x के प्रपोर्शन में होता है, डिस्प्लेसमेंट के प्रपोर्शन में, मतलब x की पावर 1 है, तो ऐसे जो ऑसिलेटर है होते हैं उनको हम लीनियर ऑसिलेटर बोलते हैं। और जिसमें फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, मतलब एक्स की पावर एक से ज़्यादा हो, तो ऐसे जो ऑसिलेटर होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर ऑसिलेटर्स। ये दोनों आपके लिए एक नई चीज़ थी और ये जो हमने इक्वेशन बनाया ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारी टेक्स्ट बुक में वो उस पर से ही है, तो हम जो हमारा इलस्ट्रेशन है 14.6 वो अब देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया है, 2 आइडेंटिकल springs of spring constant K are attached to a block of mass M and 2 fixed supports as shown in figure. Show that when the mass is displaced from its equilibrium position on either side, it executes the simple harmonic motion. Find the period of oscillation. देखिए हमें यहाँ पर एक ऐसी फिगर भी ड्रॉ करके दी है कि यहाँ पर दोनों साइड से जो स्प्रिंग है उसको अटैच करके रखा है। यहाँ पर आपका ब्लॉक है जिसका मास m है, दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है k वो सेम है। इसको आपको ये करना है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको आपको हटाना है। तो अभी आप सोचो कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट, तो वहाँ से सपोज मैंने उसको इतना डिस्प्लेसमेंट करवाया और ब्लॉक मैंने यहाँ पर रखा, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो आप सोच सकते हैं ये जो होगी ये स्प्रिंग उसमें एलोंगेशन होगा और ये जो स्प्रिंग होगी वो कंप्रेस होगी। इसको मैंने ऐसे खींचा तो ये क्या होगी, इसमें एलोंगेशन होगा और ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो इसमें ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए, मतलब इसको जो मीन पोजीशन है उसमें ले जाने के लिए ये स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगी F1 और इसे क्या करना है, इसको हमने कंप्रेस कर दिया तो वो क्या करेगी, उसे भी वापस अपनी इसी पोजीशन में आना है, तो वो भी फोर्स ऐसे लगाएगी F2। और हम जानते हैं F1 वो ऑलवेज कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू x। जितना आप इतना स्ट्रेच हुआ है ना इस तरफ x जितना, तो उतना ही फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगाएगी। हमने इसको ऐसे खींचा है तो वो फोर्स कैसे लगाएगी, इस तरफ। तो F1 इज इक्वल टू माइनस kx इसके लिए, और इसके लिए F2 कितना होगा, तो वो भी होगा माइनस kx। क्यों माइनस kx होगा, क्योंकि वो कंप्रेस हुए इस तरफ, तो वो फोर्स ऐसे लगाएगी उल्टी डायरेक्शन में, राइट। तो जिस तरफ उसका कंप्रेशन है उसकी ऑपोजिट साइड फोर्स लग रहा है। इसका मतलब आप देख सकते हैं फ्रॉम फिगर दोनों फोर्स एक ही साइड लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो F1 प्लस F2 मतलब माइनस kx मीन्स माइनस 2kx, ये फोर्स हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है F इक्वल टू माइनस kx, उसके साथ आप कंपेयर करोगे तो आप लिख सकते हो कि k डैश इक्वल टू हमारा क्या मिल रहा है आंसर, 2k। इसको मैंने कंपेयर किया F इक्वल टू माइनस k डैश x के साथ, ओके। तो k डैश इक्वल टू आप लिख सकते हो 2k। नाउ हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो टाइम पीरियड है उसकी फॉर्मूला अभी हमने देखी थी 2 पाई अंडर रूट m बाय k, वेर k इक्वल टू मैंने अभी k डैश लिखा है और k डैश की हमारे पास वैल्यू है 2k, तो वहाँ पर k की वैल्यू हम रख सकते हैं 2k। तो यहाँ पर हमारा आंसर कुछ ऐसा मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ आपके लिए और एक नई थी, तो ये चीज़ आप समझना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो भी हम इसके साथ ही अभी पढ़ लेते हैं, दैट इज एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी फिर से मैं याद करवा रही हूँ,
एनर्जी की बात करें तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 mv², वेयर फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन v इक्वल टू, थोड़ी देर पहले भी मैंने इक्वेशन लिखा था, क्या मिला था मुझे इक्वेशन, -a ओमेगा साइन ओमेगा t + phi, तो इसका स्क्वायर आएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो हमारा ये आंसर कुछ ऐसा बनेगा 1/2 m, फिर ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t + phi। एंड आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिराइव किया k = m ओमेगा स्क्वायर, तो आप m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन आपका काइनेटिक एनर्जी का ऐसा बन गया, मैं इसको काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख रही हूँ, = 1/2 m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k रखेंगे तो k a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t + phi। तो ये जो फॉर्मूला है हमारी काइनेटिक एनर्जी की, ऐसी फॉर्मूला हमारे पास बन सकती है, राइट। यहाँ पर और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं बात करूँ कि वेलोसिटी v = आपको याद होगा हमने ऐसे भी डिफाइन किया था ± ओमेगा √a² - x²। तो यहाँ पर अगर काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv² मुझे रखना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इक्वेशन हम ऐसा भी बना सकते हैं 1/2 mv², इसका स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, मतलब a² - x², और m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर k भी रख सकते हैं, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी = 1/2 k इंटू a² - x², ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये फॉर्मूला से आपको ये समझ में आएगा, देखो व्हेन x = 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 k a², तो मैक्सिमम हो गई उसकी वैल्यू। फॉर x = 0 k विल बी मैक्सिमम, राइट। फॉर x = +or - a, देखो प्लस a लोगे कि माइनस a लोगे, यहाँ a², तो a² - a² क्या हो जाएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, ओके। तो ये भी चीज़ थी आपके पास, आपने ऑसिलेटर आपको याद होगा कि ये x = 0 पोजीशन थी, ये -a थी, ये +a थी, तो यहाँ पर v मैक्सिमम मिला था हमें और यहाँ दोनों जगह पर v 0 था, तो जहाँ v 0 होगा वहाँ काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। तो ये चीज़ यहाँ भी प्रूव हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी +a और -a दोनों पर 0 होगी और x = 0 पर काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी मैक्सिमम, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, उसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, वो अभी हम बाद में बनाने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। जब हमने वर्क एनर्जी एंड पावर वो वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने कंजर्वेटिव जो फोर्स है उसके बारे में पढ़ा था। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, F = -kx, है ना। तो यहाँ पर भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें भी फोर्स जो है F = -kx ही होता है। इसीलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखी थी वही चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं, दैट इज U = 1/2 kx², वेर x = हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ओरिजिनल जो था वो क्या था, x = a cos ओमेगा t + phi, तो इसका स्क्वायर आएगा, मतलब हमारा आंसर ऐसा बनेगा 1/2 k इंटू a² cos² ओमेगा t + phi। तो यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली फॉर्मूला बन सकती है। आप इसी फॉर्मूला से भी ये चीज़ समझ सकते हैं कि व्हेन x = 0 देन पोटेंशियल एनर्जी U = क्या होगा 0 होगा, एंड व्हेन x = +a ले सकते हैं या -a, देन U कैसा मिलेगा आपको मैक्सिमम, दैट इज 1/2 k² तो आप दोनों ही कंडीशन में देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x = 0, ये है -a पोजीशन, ये है +a पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, देखो यहाँ है, जब यहाँ से स्टार्ट करो आप तो यहाँ 0 थी, यहाँ मैक्सिमम, देन 0, देन मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है 0 एंड मैक्सिमम, तो टोटल जो टाइम पीरियड है वो एक के लिए कितना लगा, तो t/2 टाइम में ही वो मतलब दो ही पोजीशन वो कंसीव कर रहे हैं, राइट, 0 एंड मैक्सिमम, 0 मैक्सिमम। तो ये ऐसा हुआ, 0 हुआ फिर मैक्सिमम हुआ फिर से 0 फिर मैक्सिमम, तो इसके लिए आप बोल सकते हो टाइम पीरियड क्या हो गया t/2। सेम वे यहाँ भी हो रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब 0 है x = तब 0 मिली,
प्लस ए है या माइनस ए, दोनों ही तरफ मैक्सिमम मिली। मतलब कि क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिल रही है आपको, जीरो मैक्सिमम। तो यहाँ भी जो टाइम पीरियड है वो कितना लग रहा है, t/2। आपको याद होगा जब हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो डिस्प्लेसमेंट कैसा मिल रहा था हमें, आपको याद है, 0 फिर माइनस ए 0 प्लस ए 0, है ना। तो प्लस ए माइनस ए दोनों ही पोजीशन में आंसर आया, मतलब प्लस ए भी आया माइनस ए भी आया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कितने टाइम में वो वेरी हो रहा है, t/2 में, इसलिए इसका टाइम पीरियड मैंने लिया है t/2। देन टोटल एनर्जी की जो अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या बनाई हमने, ये वाली 1/2 k² sin स्क्वायर ओमेगा t + 5, एंड पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला ये वाली है। आप डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 1/2 k² दोनों में कॉमन है ना, तो लिख सकते हैं हम 1/2 k² कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, sin स्क्वायर ओमेगा t + 5 प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t + 5, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट विल बी 1। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी आपको क्या मिली, 1/2 k²। तो k भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एनर्जी मिली, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर मैं दो ग्राफ ड्रॉ करने वाली हूँ। एक है मेरे पास कि जो दोनों ही एनर्जी है वो पोजीशन x के साथ कैसे चेंज हो रही है, मतलब ये x = 0 है, ये -a है एंड x = +a है। देखो पहली बात कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी की, जब 0 है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। -a और +a पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये पॉइंट दोनों यहाँ आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा कि x के साथ काइनेटिक एनर्जी ऐसे चेंज हो रही है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो व्हेन x = 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 0, तो 0 मतलब यहाँ आएगा। x = +a है या -a, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम मतलब ये पॉइंट आएगा +a पर -a पर, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके ये किसका ग्राफ बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का। एंड टोटल एनर्जी जो होती है वो तो कांस्टेंट ही होगी, है ना, कितनी होगी, 1/2 k²। तो यहाँ पर +a अगर -a होगी तो भी 1/2 k², 0 होगी तो भी 1/2 k², x = +a है तो भी 1/2 k²। तो ये वाली कौन सी ग्राफ हो गई, ये टोटल एनर्जी की ग्राफ हो गई। ओके तो ऐसे आप ग्राफ बना सकते हैं। आपको दिख रहा है मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो, ओके फाइन। तो ये चीज़ हो गई, राइट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी एनर्जी के बारे में बताया और उसके अकॉर्डिंग जो है आप कब उसकी वैल्यू 0 हो रही है, कब पॉजिटिव नेगेटिव, वो चीज़ भी खास ध्यान रखना। ओके देखना कि x = 0 है तब पोटेंशियल एनर्जी 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज कितनी होती है, मतलब एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, है ना, लेकिन टोटल विल बी कांस्टेंट। ओके तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। सेकंड मुझे ग्राफ बनाना है टाइम पीरियड के साथ ये दोनों एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। मैं इसको यहाँ पर मिटा रही हूँ और यहाँ बना रही हूँ। देखो टाइम पीरियड के साथ ये दोनों एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉ करना है मुझे और काइनेटिक एनर्जी भी ड्रॉ करना है। देखो तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, यहाँ होगी एनर्जी और यहाँ होगा टाइम। देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसकी ये वाली फॉर्मूला है 1/2 k² sin स्क्वायर ओमेगा t + 5। सपोज मैंने phi = 0 ले लिया, ओके फिर यहाँ पर टाइम t = 0 लोगे आप तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब जब टाइम t = 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो साइन की वैल्यू, साइन जानते हो आप 0, 1/2, 1/√2 है ना, √3/2, 1। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनेगा, राइट। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कॉस वाली टर्म है, तो साइन से कॉस का वैल्यू कैसा होता है, उल्टा, पूरा उल्टा, कि साइन 0 0 है तो कॉस 0 1 है, मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम है, राइट। तो इससे ग्राफ उल्टा बनेगा, मतलब ये होगा ना कि टाइम जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही है, मैंने ये अलग कलर से ड्रॉ किया होता तो आपको ज़्यादा समझ में आता। और एक चीज़ आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि दोनों ही एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर है,
स्क्वायर है, इसलिए ये चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। आप देखो 1/2kx² है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होती, और काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं, 1/2mv² है इसीलिए। तो इसका मतलब आपको जो ग्राफ है वो ऐसे मिलेगा, ये और ये हो गई उसकी टोटल एनर्जी। ओके, तो टाइम के साथ एनर्जी कैसे चेंज होती है उसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं। उसमें एक ही चीज़ समझ लो तो भी समझ में आ जाएगा। टाइम t = 0 रखते हैं तो साइन 0 0 होता है, फिर टाइम इंक्रीज होता तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज ही होती है, इसलिए उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है, ऐसा है ना। तो 0 और उसके बीच में वो ऑसिलेट करता है, t/2 टाइम के बाद वो चेंज होता जाता है। ओके, तो और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आपके पास v की ये वाली फॉर्मूला है, उसमें x की अलग अलग वैल्यू रख के भी आप ऐसे ग्राफ बना सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का भी। ओके, तो ये हो गई ये चीज़। अब नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बुक में इलस्ट्रेशन है वो। देखो क्या है क्वेश्चन 14.7। अ ब्लॉक हुज मास इज 1 किलोग्राम इज fastened to a spring. The spring has a spring constant of 50 न्यूटन पर मीटर। मतलब आपको एक तो चीज़ दे रखी है वो है मास m = 1 किलोग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज k 50 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस x = 10 सेंटीमीटर। मतलब x 10 सेंटीमीटर है, मतलब आप लिख सकते हो 0.1 मीटर। From its equilibrium position at x = 0 on a frictionless surface from rest at t = 0। मतलब जब t = 0 है तब वो x = 0 पर है, मतलब उसका इनिशियल फेज phi = आप 0 ले सकते हो। Calculate the kinetic potential and total energies of the block when it is 5 centimeter away from the mean position। जब वो कितना दूर था मीन पोजीशन से। अच्छा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको मैं a ले सकती हूँ, राइट। तो जब x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, मतलब 0.05 मीटर है, तब आपको तीनों चीज़ें चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए और टोटल एनर्जी। पहली चीज़ है आपके पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, वो थी 1/2mv², और v की वैल्यू हमने क्या रखी थी? v = क्या था हमारे पास? v, फिर से मैं बोल रही हूँ, वेलोसिटी की फॉर्मूला हमने लिखी थी -a ω sin ωt+5। तो उसका स्क्वायर किया था हमने, इसलिए a² हो गया था और mω² की जगह पर k रखा था। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2ka² sin² ωt+5। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी की आपके पास ये वाली फॉर्मूला है। अब देखो क्वेश्चन में फिर से एक बात देखते हैं कि यहाँ पर जब ब्लॉक 5 सेंटीमीटर दूर है तब आपको सारी चीज़ें चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ कि आपको पहली चीज़ ये साइन की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर पता नहीं है, phi = आप 0 ले सकते हो। पहली चीज़ मुझे ओमेगा फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा = √k/m। k = 50 है, 50/1 दैट इज √50। √50 मतलब आई थिंक 7.07 होगा। ओके, उसका यूनिट क्या होगा? तो रेडियन पर सेकेंड। ओके, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये 7.07। तो अब जब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला बनाऊँ, x ऑफ t = है a cos ωt, मैं यहाँ पर phi = 0 ले रही हूँ। जब x = मुझे बताया है 0.05 है और a कितना है हमारा 0.1 इंटू cos ωt, ओमेगा मतलब 7.07 भी लिख सकते हो, या फिर अभी मैं ωt ही लिख रही हूँ, बाद में ओमेगा की वैल्यू हम रख सकते हैं। 0.1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.5। 0.5 मतलब 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 = cos ωt। तो cos ωt की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। नाउ अगर मुझे sin ωt चाहिए तो हम जानते हैं sin² θ = 1 - cos² θ। तो इसका मतलब ये हुआ 1 - 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो 1 - 1/4 तो क्या होगा 3/4। इसका मतलब sin ωt की वैल्यू ले सकते हैं हम √3/2। ये सारी वैल्यू मिल गई। अब तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें तो नाउ काइनेटिक एनर्जी = 1/2 ka²। k मतलब हमारे पास कितना है 50,
ए स्क्वायर, ए मतलब कितना है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर आएगा, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब √3/2 का मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। समझ सकते हैं, इसमें सारी वैल्यू मैंने फाइंड की, साइन ओमेगा टी नहीं पता था तो मैंने एक्स की फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू रख के कॉस की वैल्यू फाइंड की, उससे साइन मिल सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी इससे हमें मिल जाएगी। मैं आंसर देख के ही लिख लूँगी, वो मुझे मिलेगा 0.61, क्या मिलेगा 0.61 काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी यूनिट क्या आएगी, नहीं काइनेटिक एनर्जी क्या 0.19 मिल रहा है, सॉरी 0.19 जूल। ओके, इसने क्या किया है, इसने बुक में हमारी पहले वेलोसिटी फाइंड की है और फिर उसकी वैल्यू रखी है, तो दोनों चीज़ें सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला यहाँ पर थी, U इज इक्वल टू क्या था 1/2 kx², तो 1/2 kx² मतलब क्या था a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, तो यहाँ भी वैल्यू हम रख सकते हैं, k की वैल्यू फिर से हम रखेंगे 50, a स्क्वायर मतलब 0.1 स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर होगा, दैट इज 1/4। मैं डायरेक्टली क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसकी वैल्यू रख के ही ये फाइंड किया है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगी, वो मुझे कुछ आंसर मिलेगा 0.0625 जूल, 0.625 जूल, तो ये हो गई। तो टोटल एनर्जी अगर हम फाइंड करें तो मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब 0.19 प्लस 0.0625, तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा 0.25 जूल, इस तरह से ये आएगा। और वी कैन राइट टोटल एनर्जी, मतलब हमारी फॉर्मूला ऐसी बन रही थी 1/2 kA², तो 1/2 k की वैल्यू अगर हम रखेंगे 50, a की वैल्यू है हमारे पास 0.1 और उसका स्क्वायर करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, क्या 0.25 जूल, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन जो लॉ है वो यहाँ ओबे हो रहा है ना, मतलब हमारा आंसर सही है। तो आप या तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ तक तो वही किया है उसने, फिर वेलोसिटी की फॉर्मूला लिखी है, उसमें सारी वैल्यू रख के पहले v फाइंड किया है, फिर उसको ये इक्वेशन 1/2 mv² में रख दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। दोनों तरीके से आप आंसर फाइंड करोगे सेम ही आंसर मिलेगा। तो आज यहाँ तक मैंने जो करवाया है अच्छे से आप पढ़ लेना और प्रिपेयर कर लेना।